क्यों एक बाप अपनी बेटी को जवान होने का इंजेक्शन लगाता था। राजेश की दुनिया एक सर्द स्याह रात में तबाह हो गई जब उसकी पत्नी की अस्पताल में मौत हो गई। नर्स ने उसे एक नन्ही सी बच्ची देते हुए कहा, हम माफी चाहते हैं, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। राजेश ने उस बच्ची को सीने से लगा लिया और रो पड़ा। उसे नहीं पता था कि एक बच्ची को पालना कितना मुश्किल होगा। उसके रिश्तेदारों ने उसे तसल्ली दी, लेकिन उसकी बहन सविता ने बच्ची को देखकर मुंह फेर लिया और कहा, यह बच्ची मनहूस है, पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। राजेश ने अपनी बेटी का नाम मीरा रखा, लेकिन वह उसे कभी प्यार से नहीं बुला सका। सविता के रवैये से दुखी होकर उसने मीरा को उसकी नानी के हवाले कर दिया और खुद तन्हा रहने लगा। दिन भर बनारस के एक मेडिकल स्टोर पर काम करने के बाद शाम को घर आता तो तन्हाई उसे घेर लेती। उसके दिल में मीरा के लिए मोहब्बत के बजाय नफरत भरती गई। हर रात बिस्तर पर लेटते ही एक सवाल उसके दिमाग में घूमता, अगर यह बच्ची ना होती तो मेरी पत्नी आज जिंदा होती। पहले वह कभी कभार शराब पीता था, पर अब नशा उसकी आदत बन गई थी। अब उसका हाल यह था कि उसने काम पर जाना ही छोड़ दिया था। दिन रात नशे में पड़ा रहता। उधर नानी के साथ पलने वाली मीरा इस बात से अनजान थी कि उसका बाप उसी को अपनी बर्बादी की वजह मानता है। वो नानी की ममता में बड़ी हो रही थी, मगर जब वह 13 साल की हुई तो नानी का साथ भी छूट गया। मजबूरी में उसे बनारस अपने पिता के पास लौटना पड़ा, लेकिन इन 13 सालों में उसने अपने बाप को हमेशा खामोश और दूर ही पाया। एक दिन मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, आप मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? मेरी क्या गलती है? राजेश चुप रहा, खाली नजरों से देखा और करवट बदल ली। वो उस वक्त भी नशे में था। मीरा हर दिन कहती, बाबा, आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन राजेश को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन अचानक मीरा की तबीयत बिगड़ गई। चेहरा तप रहा था, आंखों में जलन थी और बुखार तेज था। वह कांपती हुई बाप के पास आई और बोली, बाबा, मुझे बहुत बुखार है, मेरी हालत खराब हो रही है। राजेश ने नशे से धुंधलाई आंखों से बेटी को देखा और फिर जैसे कोई पुरानी याद उसके जहन में लौट आई। कुछ देर बाद वह बोला, बेटी, फिक्र मत कर। राजेश ने बेटी की हालत देख एक फैसला लिया। वो सीधे उस मेडिकल स्टोर की ओर भागा जहां वह पहले नौकरी करता था। वहां से एक खास किस्म का इंजेक्शन लेकर लौटा। मीरा का बुखार और बढ़ चुका था, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। राजेश ने आते ही बिना रुके इंजेक्शन निकाला और मीरा के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका जिस्म सुस्त पड़ गया और वो करवट लेकर धीरे धीरे सांस ले रही थी। राजेश पास बैठा उसे देखता रहा, फिर कोने में जाकर धीरे धीरे हंसने लगा। वो बार बार उस शीशी को देख रहा था। वक्त गुजरता गया और राजेश के जहन में अजीब ख्याल पैदा होने लगे। सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसे गहरी कमजोरी महसूस हुई। बदन में झंझनाहट थी और तेज बुखार से उठना मुश्किल हो रहा था। मगर राजेश यहीं नहीं रुका। अब ये उसकी आदत बन गई थी। पहले किसी खास दवा से उसे बुखार दिलवाता और फिर वहीं इंजेक्शन लगाता। घबराओ नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मगर सब ठीक नहीं था, कुछ और हो रहा था। आज भी वैसा ही दिन था। राजेश ने आवाज दी, बेटी, आज खाने में कुछ अच्छा बना देना। मीरा ने हैरानी से पूछा, किसके लिए बाबा? राजेश मुस्कुराया, तुमने उसे बचपन में देखा था, बहुत खिलाया करता था। आज दिल्ली से सीधा हमारे घर आ रहा है, उसी के लिए कह रहा हूं। मीरा सिर झुकाकर रसोई में चली गई। बाहर सर्दी का आलम था, रात का वक्त था, ठंड अपने शबाब पर थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक मर्द खड़ा था जो उम्र में उसके बराबर लगता था। दोनों लगभग 50 साल के थे। राजेश ने उसे देखा और गले लगा लिया। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, क्या दरवाजे पर ही रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? राजेश हंसते हुए बोला, आजा यार, अंदर आ। दोनों कमरे में आ गए। राजेश ने मीरा को आवाज दी, बेटी, खाना ले आ। चंद मिनटों में दरवाजा खुला और मीरा ट्रे लेकर अंदर आई। जैसे ही विकास की नजर मीरा पर पड़ी, वह जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखें मीरा पर अटक गई थीं। वह खाना नहीं बल्कि उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा हो। वह कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द उसके गले में ही अटक गए। मीरा अनजान थी कि उस पल क्या घट रहा है, मगर राजेश भली भांति समझ रहा था कि विकास की आंखें मीरा पर टिकी हैं। वो एक पल के लिए जैसे जम गया था। उसकी सोच कहीं और भटक चुकी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो सामान्य नहीं थी, होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। वो बार बार अपनी जुबान होठों पर फेर रहा था। राजेश ने तुरंत चुटकी बजाई और सख्ती से कहा, कहाँ खो गए विकास?
ये मेरी बेटी मीरा है। विकास एकदम चौंक गया और वापस होश में आया। मुस्कुराकर बोला, यह वही बच्ची है ना जिसे मैंने गोद में खिलाया था, लेकिन समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी यह कैसे बड़ी हो गई। अभी तो इसका बचपन ही था, ये वक्त से पहले इतनी जवान कैसे हो गई। राजेश ने तुरंत उसका ध्यान खाना खाने की तरफ घुमाने की कोशिश की। भूख लग रही होगी, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन विकास की आंखें अभी भी मीरा पर जमी थीं। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, आज की रात मैं यहीं रुकूंगा। यह सुनकर राजेश के चेहरे पर शिकन आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह जान गया था कि विकास क्या सोच रहा है। मुस्कुराकर बोला, विकास, आज रात मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली होगी, इसलिए तुम फिर कभी आ जाना। विकास ने एक बार फिर मीरा की ओर देखा। उसकी नजरों में चाहत और कुछ अनकही बातें थीं, मगर वह कुछ बोले बिना खड़ा हो गया। राजेश ने खुद उसे गाड़ी तक छोड़ा और घर से बाहर रवाना कर दिया। मगर जब वह लौट कर आया तो मीरा का चेहरा तप रहा था। वो कमजोरी से कांप रही थी, आंखें भारी हो रही थीं। बाबा, मैंने आपको कहा था ना कि बुखार बहुत तेज है। क्या आप मेरी दवा लेकर आए हैं? मीरा ने धीमी आवाज में कांपते लहजे में पूछा। राजेश के होंठों पर एक चालाक सी मुस्कान उभरी। हाँ बेटी, मुझे पता है तुम्हें कितना तेज बुखार है। देखो, मैं तुम्हारी दवा लेकर आ गया हूं, वही पुराना इंजेक्शन जिससे तुम ठीक हो जाओगी। उसकी मुस्कान में फिर वही रहस्य था। मीरा चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। राजेश ने उसकी कमीज ऊपर की ओर अभ्यास से इंजेक्शन उसके बाजू में लगा दिया। मीरा ने थोड़ी देर तक दर्द सहा, बाजू सहलाती रही, लेकिन फिर उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह पहले ही बुखार से टूटी हुई थी और इंजेक्शन ने उसकी बची खुची ताकत भी निचोड़ ली। मीरा बिस्तर पर गिर गई। उसका जिस्म जैसे जान से खाली हो गया और वह धीरे धीरे बेहोशी में चली गई। राजेश कमरे के बाहर बेचैनी से चहलकदमी करता रहा। फिर मीरा की सांसों की धीमी धीमी आवाजें उसके कानों में पड़ीं। वह फौरन कमरे में घुसा। उसकी नजर सीधी मीरा पर पड़ी, जो बेजान सी लेटी थी। वह उसके पास गया, झुककर उसे गौर से देखा और फिर धीमे से मुस्कुराया। विकास की बातों ने उसे यकीन दिला दिया था कि जो वह 2 सालों से कर रहा था वो बेकार नहीं गया। अब मेरा काम पूरा हुआ, ये सोचते हुए उसने जेब में हाथ डाला और वही पुराना इंजेक्शन फिर से निकाल लिया। जिस इंजेक्शन को कुछ देर पहले मीरा को लगाया गया था, उसे राजेश ऐसे देख रहा था जैसे कोई बहुमूल्य खजाना हाथ लग गया हो। यह कोई साधारण दवा नहीं थी। कई साल पहले जब राजेश बनारस में एक फार्मेसी में हेल्पर था, तब उसे मालूम हुआ था कि कुछ खास किस्म की दवाइयां होती हैं जो इंसानी जिस्म पर हैरत अंगेज असर छोड़ती हैं। कुछ इंजेक्शन तो ऐसे थे जो अगर किसी लड़की को दिए जाएं तो वह वक्त से पहले जवान और आकर्षक नजर आने लगती है। 2 साल पहले राजेश ने यही इंजेक्शन मीरा पर आजमाने शुरू कर दिए। हर हफ्ते वह चुपके से उसके खाने में कोई दवा मिला देता जिससे उसे तेज बुखार चढ़ जाता। मीरा बेचैन रहती, तपती रहती, और जब वह राजेश से दवा की गुहार लगाती तो वह झूठी मुस्कान के साथ वही इंजेक्शन लाकर देता। वह कहता, बेटी, मैं हूं ना, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और मीरा बेचारी उस पर भरोसा कर लेती। वो नहीं जानती थी कि ये दवाएं ही उसकी हालत बिगाड़ रही थीं। यह सब 2 साल से चल रहा था और मीरा अक्सर सोचती थी कि आखिर क्यों उसका शरीर अचानक बदलने लगा है। उसके चेहरे, त्वचा और शरीर में ये अजीब बदलाव क्यों आ रहे हैं, वह खुद भी समझ नहीं पाती थी। राजेश ने सावधानी से इंजेक्शन को मिट्टी में दबा दिया ताकि कोई निशान बाकी न रहे। फिर वह इस सुकून में सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब मीरा उठी तो उसके बदन में अजीब दर्द था। वह बेहद कमजोर महसूस कर रही थी, मगर फिर भी उठकर नाश्ता बनाने लगी। जब वह चूल्हे पर रोटियां बना रही थी तभी बाहर से खाला द्रौपदी की आवाज आई। मीरा बेटी, जरा थोड़ी चीनी देना, हमारा सामान खत्म हो गया है। मीरा ने चुपचाप डिब्बा खोला और चम्मच से चीनी निकालकर खाला के लिए रखने लगी। खाला उसे गौर से देख रही थी। मीरा, तू रोज निखरती जा रही है, जरा अपनी काया को तो देख। तेरा बाप तुझे ठीक से खिलाता भी नहीं, फिर भी तेरा बदन कैसे खिलता चला जा रहा है। खाला द्रौपदी की निगाहें जिज्ञासु थीं। एक मेरी राधा है जो तेरे साथ ही पैदा हुई थी, पर अब भी बच्ची सी लगती है, और तू तो जैसे समय से आगे निकल गई। खाला की बातों में उलझन थी, जैसे वह किसी रहस्य को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मीरा को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। यही सवाल खाला बार बार दोहराती थी और मीरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो खुद ही नहीं जानती थी कि यह सब क्यों हो रहा है।
मीरा ने चुपचाप चीनी से भरी कटोरी खाला के हाथ में थमा दी और अंदर चली गई। खाला कुछ देर बाहर खड़ी रही, फिर अपने घर लौट गई। घर में अब भी सन्नाटा था। राजेश अभी तक नशे में डूबा बेसुध पड़ा था। उसकी खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मीरा घर में इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसका मन बेचैन था। बावर्ची खाने में जाकर उसने सामान देखा। आटा खत्म था, चावल भी नहीं बचे थे। जो चीनी अभी दी थी वो भी आखिरी थी। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन जब कुछ सूझा नहीं तो थककर वह राजेश के पास आ गई। उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। राजेश झल्ला कर उठ बैठा, जैसे कोई आफत आ गई हो। क्या है, क्यों जगा रही है? कितनी बार कहा है मुझे नींद से मत उठाया कर। वह गुस्से से बड़बड़ाने लगा, फिर तिरस्कार से बोला, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है तू। उसे भी यही जल्दी रहती थी कि मैं सुबह उठकर काम पर निकलूं। 12 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता। परेशान मत किया कर। मीरा अब चुप नहीं रही, थके हुए लेकिन साफ लहजे में बोली, अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो रसोई कैसे चलेगी? 1 महीना हो गया आपने कोई मजदूरी नहीं की। अब अगर आप सुबह जल्दी उठें तो शायद कोई काम मिल जाए। मीरा की आवाज कमजोर थी लेकिन सच्ची थी। राजेश चौंक गया। नशे से झपकते हुए उसने सिर उठाया और मीरा को घूरते हुए बोला, मुझे नहीं करनी मजदूरी, मैं अपना खुद का धंधा करूंगा। रोज दिन भर काम करके शाम को जो 1000 रुपये मिलते हैं उससे कुछ नहीं होता। वह झल्ला गया, फिर हाथ झटक कर चारपाई से उठा और कमरे में चक्कर लगाने लगा। मीरा चुप रही। ये सब अब उसके लिए नया नहीं था। वह बचपन से ही माँ बाप की लड़ाइयों का गवाह रही थी। तभी राजेश रुक गया, कुछ सोचकर चादर लपेटी और तेजी से घर से निकल गया। उसका रुख मनोज के घर की तरफ था। वहां मोहल्ले के सारे जुआरी जमा थे। राजेश भी जाकर उनके बीच बैठ गया। ये सभी पक्के जुआरी थे और राजेश उन्हीं में से एक था। हराम की कमाई और जुए की लत उसकी पुरानी कमजोरी थी। आज बड़ी बाजी लगाऊंगा, उसने सोचा, सारा महीने का राशन आ जाएगा। लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसने अपनी घड़ी उतारी और दांव पर लगा दी, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह हार गया। सामने बैठा अजय नशे में हंसते हुए बोला, अब क्या है तेरे पास? अब तो मैं तेरी बेटी को उठा ले जाऊं? राजेश एक पल को ठहर गया, फिर बिना कोई विरोध किए धीरे से सिर हिला दिया। अजय का चेहरा चमक उठा। वह नशे में डगमगाते हुए राजेश के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो पहले से ही खुला था। अंदर मीरा अर्ध बेहोशी में पड़ी थी। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे निढाल कर दिया था। अजय चुपचाप अंदर आया, मीरा को उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, मीरा को अंदर डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। राजेश दरवाजे पर खड़ा धुंधली आंखों से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। इतना आसान नहीं है अजय भाई, ये मेरी सालों की मेहनत है। मैं यूं ही 2000 में उसे नहीं जाने दूंगा। राजेश की आंखों में एक लालच से भरी चमक थी। वह हर हाल में ज्यादा पैसे चाहता था। अजय ने गहरी सांस ली और तिरस्कार से बोला, ठीक है, मैं बैंक से पैसे निकाल कर लाता हूं। वह तुरंत बैंक की ओर चल पड़ा। बैंक पहुंचकर उसने चेक कैश कराया और सारा कैश जेब में रख लिया। उधर मीरा की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजनबी आलीशान कमरे में पाया। कमरा इतना महंगा और सजावटी था कि वह एक पल को ठिठक गई। वह घबरा गई और झटके से उठ बैठी। मैं कहां हूं? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह याद करने लगी कि बेहोशी से पहले क्या हुआ था। राजेश, अजय और वह इंजेक्शन जिसे जबरदस्ती लगाया गया था। समय जैसे थम गया, लेकिन फिर सारा सच बवंडर बनकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह अंदर से टूट चुकी थी। मेरे अपने बाप ने मुझे बेच दिया। ये सोचकर ही वह कांपने लगी। वह इसी सदमे में थी कि अचानक दरवाजा खुला और अजय अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी चढ़ा दी। अब वह मीरा को हवस भरी नजर से देख रहा था। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर सुन्न हो गया और वह बुरी तरह कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे पापा के पास जाना है, उसने कांपती आवाज में कहा। अजय ठाका लगाकर बोला, तुम्हारे पापा ने ही तो तुम्हें बेचा है, पूरे 1 लाख में। अब कोई तुम्हें छुड़ाने नहीं आएगा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल चाहता था जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। अजय आगे बढ़ ही रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह ठिठक गया। कौन है? गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ा। अब इस वक्त कौन टपक पड़ा? उसने एक बार मीरा को घूरा और फिर दरवाजा खोल दिया। बाहर एक नौकर खड़ा था, घबराया हुआ। नीचे इमरजेंसी है साहब,
आपको फौरन बुलाया गया है। अजय को गुस्सा आया, लेकिन वह नीचे चला गया और जाते जाते घूर कर बोला, कहीं मत जाना, मैं अभी लौटता हूं। अजय दरवाजा खोलकर निकल गया और मीरा एक बार फिर कमरे में अकेली रह गई। डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसकी धड़कनें तेज थीं। वह दरवाजे की तरफ देखती रही, फिर अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। मीरा चौंक गई। ये खिड़की उस तरफ थी जहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। खिड़की से एक जानी पहचानी आवाज आई, मीरा, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारा पापा। वह चौंकी। पापा? वह संशय भरी निगाहों से खिड़की की ओर बढ़ी। जल्दी आओ, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। राजेश परेशान लग रहा था। मीरा उलझन में थी, लेकिन इस वक्त उससे भागना ही बेहतर था। उसने झट से खिड़की खोली। राजेश ने हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। मीरा के मन में सैकड़ों सवाल थे, मगर अभी वह सोचने की हालत में नहीं थी। एक छोटी सी गाड़ी बाहर खड़ी थी। उसने मीरा को अंदर बैठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सड़क पर गाड़ी तेज दौड़ने लगी। राजेश ने कहा, अजय मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। उसने धमकी दी थी, नहीं देने पर बदला लेगा। मैं डर गया और हां कह दी, मगर अब मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पापा के बारे में गलत सोचा था, वो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। उसने खुद को समझाया और उसके दिल में हल्की उम्मीद की लौ जली। राजेश गाड़ी तेज चलाता रहा। कुछ ही देर में गाड़ी बनारस के मुख्य रास्तों को छोड़ती हुई एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। मीरा ने चादर कसकर लपेट ली और सहमी हुई बैठी रही। राजेश चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह किसी सोच में डूबा हो। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर रोक दी। मीरा चौंकी। ये कौन सी जगह है पापा? उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई मकान या लोग नहीं थे, सिर्फ वीरानी और अंधेरा था। पापा, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राजेश चुप रहा। उसने दरवाजा खोला, बाहर निकला और बिना कुछ कहे मीरा का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे उतार लिया। मीरा के पैर जमीन पर पड़े ही थे कि उसने सामने का नजारा देखा और उसकी रूह कांप उठी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने कतार में छोटे छोटे कमरे थे जो 2-3 मंजिल के लग रहे थे। हर कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। ऊपरी मंजिल की बालकनियों में कई युवतियां झुकी खड़ी थीं, जो नीचे झांक रही थीं। जैसे ही राजेश की गाड़ी रुकी, कुछ लड़कियों ने आवाजें लगाईं। कोई हंसी, कोई ताना और कुछ की निगाहें बस खामोश पीड़ा से भरी थीं। मीरा का शरीर डर से पसीने पसीने हो गया। उसके मन में साफ हो गया कि ये जगह क्या है। लड़कियां अजीब से कपड़ों में थीं, अधूरे वस्त्र और थकी आंखें। अंदर कहीं से संगीत की आवाज आ रही थी, उसके साथ पुरुषों की हंसी गूंज रही थी। यह सब देखकर मीरा कांपने लगी। पापा, वापस चलिए, मुझे यहां नहीं रहना। उसकी आवाज डरी हुई थी। राजेश ने उसकी ओर बेरुखी से देखा और फिर कंधे से पकड़ लिया कर खींचते हुए बोला, वापस क्यों जाऊं? अब वक्त है तुझसे कुछ कमाई का। मैंने तुझ पर सालों खर्च किया है, अब वक्त है उसका हिसाब चुकता करने का। वह कहता गया और मीरा को जबरदस्ती अंदर की ओर घसीटता चला गया। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तो क्या यह सब एक योजना थी? क्या पापा ने पहले ही अजय को बेचा और अब उसे यहां ला रहे हैं? मीरा का दम घुटने लगा। वह छुड़ाने की कोशिश करने लगी। प्लीज पापा, छोड़ दीजिए, वह गिड़गिड़ाई। लेकिन राजेश का दिल अब पत्थर बन चुका था। जैसे ही वे उस इमारत के अंदर घुसे, सामने एक भारी शरीर वाली महिला बैठी दिखाई दी। उसने सादी मगर महंगी पोशाक पहन रखी थी और गले में सोने की मोटी चेन थी। उसकी नजर मीरा पर पड़ी तो वह सीधी हो गई। राजेश ने बेरहमी से मीरा को उसके सामने ढकेल दिया। देखो क्या नायाब चीज लाया हूं। महिला ने दिलचस्पी से मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और पास आकर उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, कहां से लाई ये कलाकृति? मीरा डर से कांप गई और पीछे हट गई। वह सुन्न हो चुकी थी। उसकी आंखें फटी रह गईं और सामने उसके पिता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश की आंखों में अजीब सी संतुष्टि थी। उसने गर्व से कहा, यह तो 14 साल की है, लेकिन देखो इसके जिस्म का कमाल। यह मेरी 2 साल की मेहनत का नतीजा है। वह ठहाका मारकर हंसा। मैंने इसे खास तैयार किया है, दवाओं से, देखभाल से। इसे छूने से पहले भी लोग तरसेंगे। वह महिला की ओर झुका और कहा, बस तुम मेरे हिस्से का पैसा दे दो और फिर जो चाहे करो। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसका मन चीख उठा। क्या मैं सिर्फ एक सौदा थी? क्या यह सब पहले से तय था? मालकिन मुस्कुराकर बोली, ऐसे माल के लिए हम लाखों देने को तैयार हैं। मीरा की आंखों के सामने सब घूमने लगा। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई।
वह एक झटके में उठी और पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, दो तगड़े आदमी पहले से वहां तैनात थे। वे झपट कर उसके ऊपर टूट पड़े और उसे फिर से अंदर घसीट कर लाए। मीरा चीख रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, पापा आप कुछ बोलिए। उसकी आवाज भीग गई थी, लेकिन राजेश चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक भी करुणा नहीं थी। मालकिन ने उसे ध्यान से देखा और बोली, 14 की है, लेकिन लगती तो 20 की है। क्या जादू किया है तूने? राजेश ने मजाकिया अंदाज में कहा, लोग सोचते हैं कि यह मेरी बेटी है, पर सच तो कुछ और है। मीरा की सांसें थम गईं। वह सुन्न होकर अपने पिता की ओर देखने लगी। क्या कह रहे हैं आप? उसका मन चिल्लाने लगा, लेकिन होंठ थरथरा कर रह गए। राजेश चुपचाप गाड़ी चला रहा था। बाहर गहराती शाम की धुंध के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मीरा उसकी बगल में सहमी बैठी थी। उसकी आंखों में अभी भी डर और अविश्वास झलक रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक वीरान इलाके में जाकर रुकी। जगह अनजानी थी। चारों ओर सन्नाटा, टूटी फूटी सड़कें और बिजली के खंभों पर टिमटिमाती मध्यम रोशनी। मीरा ने घबराकर पूछा, पापा ये कौन सी जगह है? राजेश बिना कुछ कहे उतरा और मीरा का हाथ पकड़ ढकर जबरदस्ती नीचे उतार लिया। मीरा का दिल आशंका से भर गया। सामने एक पुरानी 3 मंजिला इमारत थी, रंग उड़ा हुआ, दीवारें झूलती खिड़कियों से भरी। हर मंजिल पर छोटी छोटी बालकनियां थीं, जिनमें से कुछ पर अधनंगी लड़कियां खड़ी थीं। कुछ हंसी, कुछ उदास, कुछ के चेहरे भावहीन थे। मीरा ने जब यह नजारा देखा तो उसकी सांसें रुक गईं। उसके पांव वहीं जम गए। पापा ये कहां ले आए हैं आप मुझे? उसकी आवाज कांप रही थी। राजेश ने उसकी बात अनसुनी की और सीधे उसे अंदर की ओर धकेलने लगा। अंदर का माहौल और भी भयावह था। अंधेरे गलियारों में हल्की सी पीली रोशनी, दीवारों पर पुराने फिल्मी पोस्टर और कमरे से बाहर आती हल्की मादक गंध। और फिर सामने आई वह औरत, मोटे शरीर की, गहरे रंग की साड़ी पहने, गले में सोने की जंजीरें। वह कुर्सी पर अधलेटी थी और उसकी आंखें मीरा को घूर रही थीं। राजेश ने मीरा को आगे ढकेल दिया। देखो जरीना बेगम, जो माल लाया हूं ऐसा दूसरी बार नहीं मिलेगा। जरीना ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में व्यापार की चमक थी। वह उठी और मीरा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, 14 की बोला था ना तूने? मासूम लगती है, पर जिस्म देखो, जैसे खुदा ने फुर्सत से बनाया हो। मीरा कांपती रही और उसके पापा खामोश लेकिन संतुष्ट से पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। पापा प्लीज मुझे घर ले चलिए। ये जगह। उसकी बात अधूरी रह गई। राजेश ने झुंझलाकर कहा, घर? अब तेरा घर यही है। जितना तुझ पर खर्च किया है अब वसूल करने का वक्त आ गया है। मीरा का गला सूख गया। वह समझ गई थी यह सब पहले से तय था। वही पिता जिसके कंधे पर सिर रखकर वह बचपन में सोई थी, आज उसे उस नर्क में धकेल रहा था। वह भागी दरवाजे की ओर, पर 2 गार्ड पहले से तैनात थे। उन्होंने उसे फिर से खींचकर अंदर लापटका। वह चीखती रही, मैं कोई सामान नहीं हूं, मुझे मत बेचो पापा, प्लीज प्लीज। लेकिन उसकी आवाज दीवारों में गुम हो गई। जरीना ने मुस्कुराते हुए नोटों की गड्डी निकाली। 1 लाख, जैसा तेरा सौदा था। राजेश ने पैसे गिने, जैसे किसी पशु के बदले कीमत मिल रही हो। मीरा ने अपने पिता की ओर देखा, आंखों में आखिरी उम्मीद लेकर। लेकिन सामने सिर्फ एक ठंडा चेहरा था, जिसमें प्यार नहीं, सौदा था। मीरा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई उजाला नहीं बचा था। शायद अब वह रो भी नहीं सकती थी। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।